हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राजदेव कुमार निषाद आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, संस्था अपने सारे टीचरों के साथ आप लोग के लिए फ्री में वीडियो उपलब्ध करा रही है, क्योंकि मई जून में आपके बहुत सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर से संबंधित प्रमुख विषयों के संबंध में लेक्चर हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो उसी के संबंध में आज हम आपको एक लेक्चर लेके आए हैं। जो टॉपिक है या सब्जेक्ट उसमें रखे हैं हमने, उसमें रखा है एक्सटेंशन एजुकेशन। आपको पता है, चाहे आप पीजीटी का दे, टीजीटी का दे, आप अपर एजुकेशन या हायर एजुकेशन का एग्जाम देंगे, जिसको आप प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, उनमें देंगे तो भी आएगा। और जो ये आपका सम्मिलित कृषि सेवा परीक्षा 2020-21 का है, उसमें भी इस सब्जेक्ट को समावेश किया गया है। तो इसलिए यहाँ से हमेशा, और ये चाहे आर्ट ग्रुप का हो चाहे साइंस ग्रुप का हो, सब जगह इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि जो आयोग के पेपर दे रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए है, जो कहीं एकेडमिक के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए भी ये लाभकारी होगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। और देखने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इसमें बहुत सारी बातें मैं बताऊं, तो उससे पहले मैं आपसे इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि अपने पास एक पेन और कॉपी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो चीजें मैंने इतना इस पे लिखा है, इसलिए लिखा है कि कुछ आपका समय मैं बचा सकूं, ताकि उसमें कम से कम समय में अधिक से अधिक मैटर आप तक मैं पहुंचा सकूं। क्योंकि इसका मैं डिस्क्रिप्शन दूंगा, जब डिस्क्रिप्शन दूंगा तो यहाँ खाली स्पेस में मैं उस चीज को आपको बताऊंगा, और उस चीज को आपको कहीं न कहीं नोट डाउन करना होगा, आपको लिखकर अपना संरक्षित करना होगा। तो देखिए, इसमें आपके सिलेबस में ही एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है एक्सटेंशन एजुकेशन। हिंदी में उसे कहते हैं प्रसार शिक्षा। एक चीज मैं आपसे और बता दे रहा हूं भाई, कि जब हम कोई लेक्चर हम लोग इंग्लिश के उस पे देते हैं तो आप लोग उसको जो है उतना नहीं पसंद करते हैं, और अगर कोई हिंदी में जब लेक्चर लाई जाती है तो आप उसको खूब देखते हैं, खूब सराहते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, हमें अपना भविष्य बनाना है। यदि भविष्य बनाने के लिए इंग्लिश आवश्यक है तो उसको क्यों हम छोड़ें? उसको छोड़िए नहीं, उसको रखिए। क्योंकि बहुत सारे आयोग जब भी पेपर कराते हैं, जब भी उनके क्वेश्चन गलत होंगे या सही होंगे, उस किस भाषा के आधार पर निर्धारित करता है, तो भाषा हिंदी नहीं होती है, वो इंग्लिश होती है। इसलिए हम लोग भी इस बात की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग इंग्लिश को जाने, क्योंकि अगर इंग्लिश को जाने हैं तो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही सही हो जाते हैं, क्योंकि वो चीजें हिंदी में उतना स्पष्ट नहीं हो पाता है जितना स्पष्टीकरण उसका इंग्लिश से मिल जाता है। तो इसीलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हर जगह इंग्लिश का समावेश किया जाए। तो आप उसको स्किप ना करें, उसको छोड़े ना, और सीखने का प्रवृत्ति रखें, क्योंकि यदि सीखना नहीं चाहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये आपके लिए घातक सिद्ध होगा। तो आइए हम आते हैं आपके टॉपिक पर, जो आप जानते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन। तो दो शब्द है इसमें, देखिएगा, एक तो है एक्सटेंशन, दूसरा है एजुकेशन। तो हमें दो चीजों को देखना होगा यहाँ पर, जैसा कि हमने लिखा ही है सबसे पहले, टर्म एक्सटेंशन डिराइव्ड फ्रॉम। अब देखिए यहाँ पर ये शब्द है, क्योंकि यहाँ पर शब्द हमने लिखा है डिराइव्ड। डिराइव्ड मतलब कहां से उत्पत्ति हुआ है या कहां से निकला हुआ है। तो एक्सटेंशन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है, तो अगर कहां की बात करेंगे तो यहाँ पर आपने देखा है, लिखा है लैटिन वर्ड। ठीक है, लैटिन वर्ड। अब एक चीज इसमें और भी देखना होगा, क्योंकि इसमें हमने लिखा है कि यह लैटिन भाषा का शब्द है। तो अगर लैटिन भाषा का शब्द है तो लैटिन है क्या? लैटिन भाषा कहाँ के लोगों की है, लैटिन भाषा किन देशों के लोगों की है, इस बात को भी कहीं न कहीं आपको जस्टिफाई करना होगा या स्पष्ट करना होगा। तो देखिए, लैटिन भाषा की बात जब करें तो लैटिन कोई एक देश नहीं है। आप जब जाएंगे तो पश्चिमी कंट्री, वेस्टर्न कंट्री की तरफ जाएंगे, जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका की बात आप करते हैं, तो वहां पर आप देखिए, एक यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है। ठीक है, तो मैक्सिको से लेकर के फिर उसके नीचे आप चले जाएं साउथ अमेरिका में, जो ब्राजील है, ठीक है, वो वहां पर इक्वाडोर है, आपका चिली है वहीं पर, ठीक है, प्रागवे है, उरुग्वे है, ठीक, आपका उसमें मैक्सिको से ही सटा हुआ जब आप होंडुरास मिलेगा, ठीक है, आपका बेलिज मिलेगा, एल साल्वाडोर मिलेगा, पनामा मिलेगा। ये वाले देशों का जो समूह है ना, इन्हीं को कहते हैं लैटिन अमेरिकन कंट्री। उन्हीं को क्या कहते हैं? लैटिन अमेरिकन कंट्री। इसका मतलब जो लैटिन भाषा की शब्द की बात की जा रही है वो वहीं कहीं से चल के आई होगी। ठीक है, हम लोग का भाषा हम लोग को पता है, हम लोग की एक देवनागरी है। ठीक है, दूसरा इसीलिए चूंकि ये लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, अरेबिक है, मैंडारिन है, कोई भी होगी, तो हम लोग ये जब भी कभी जूलॉजिकल नेम या बोटेनिकल नेम लिखते हैं,
इसीलिए उसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं, क्योंकि हमारे अंडरलाइन करने का अर्थ ये निकलता है कि ये जो संबंधित भाषा लिखी गई है या शब्दावली लिखी गई है यह देवनागरी का नहीं है। वो अंडरलाइन सिर्फ इस बात को शो करती है कि वो इस भाषा का शब्द नहीं है, बाकी वो हो सकता है जापानीज हो सकता है मैंडेरियन हो सकता है अमेरिकन हो, फ्रेंच हो, ग्रीक हो, डच हो, स्कॉटिश हो, कुछ भी हो, लेकिन वो देवनागरी नहीं होगी। तो यहां पर बात किसकी की जा रही है? लैटिन भाषा की। ठीक है, तो इसका मतलब लैटिन भाषा ये जो है ये पश्चिमी देश है, और उसमें भी उत्तरी अमेरिका के कुछ देश और दक्षिणी अमेरिका के सारे देशों को मिलाकर क्या कहा जाता है? लैटिन वर्ड। ठीक है, तो ये वहां से निकल के आई है। तो देखिए अब उसका जो वास्तविक मीनिंग क्या होता है, लिखा है लिटरली मीनिंग ऑफ एक्सटेंशन। तो प्रसार का लिटरली मीनिंग मतलब शाब्दिक अर्थ। जो प्रसार का शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? तो प्रसार का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, यहां पर ये जो कह रहा है ना लिटरली मीनिंग, तो इसका मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट। अब दो शब्द देखिए, यहां पर दो चीजें समय मिलाना होगा। हम आप इसके पहले शब्द से जोड़ रहे हैं, जैसा कि हमने बताया ये एक लैटिन वर्ड है। तो जो एक्सटेंशन देखिए, एक्सटेंशन लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो दो भाषा कौन कौन सा है? देखिए मैंने लैटिन यहां लिख दिया है। ठीक है, तो एक है इक्स और दूसरा है टेंसियो। क्या है? इक्स है और टेंसियो है। तो इक्स का मतलब होता है आउट और टेंसियो का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। ठीक है, तो आउट मतलब बाहर और स्ट्रेचिंग मतलब फैलाना। तो एक्सटेंशन का मूल अर्थ अगर देखा जाए तो क्या होगा? बाहर फैलाना, लेकिन किसका? नॉलेज का। ठीक है, किसको फैलाना? नॉलेज का। मतलब शिक्षा को बाहर लोगों तक पहुंचाना ही क्या कहलाती है? एक्सटेंशन कहलाती है। यही प्रसार शिक्षा का मूल शाब्दिक अर्थ होता है। तो एजुकेशन की बात अगर आप करेंगे तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में कहते हैं टू ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर। टू ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन ह्यूमन बिहेवियर, अर्थात मानव के व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहलाता है। मानव के व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन लाना ही शिक्षा कहलाता है। इसमें जो शब्द प्रमुख रूप से है, कीवर्ड है, वो है ऐच्छिक। ठीक है, तो ये जो उसमें कहा गया है कि मानव के व्यवहार में ऐच्छिक परिवर्तन लाना ही शिक्षा। ऐच्छिक शब्द क्यों रखा गया? क्योंकि देखिए शिक्षा हमेशा मानव में, समाज में एक पॉजिटिव परिवर्तन चाहता है, निगेटिव परिवर्तन नहीं चाहता है। कहने का अर्थ है शिक्षा बहुत तरह की होती है, पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी है। एक शिक्षा ग्रहण करके लोग डॉक्टर और इंजीनियर बने जाते हैं, लेकिन एक लोग कुछ शिक्षा ग्रहण करके चोर बन जाएंगे, स्ट्रेचर बन जाएंगे, मोबाइल छीनेंगे, बहुत सारी। तो क्या समाज ऐसी कल्पना करता है? शिक्षा इसकी कल्पना नहीं कर रहा था कि आप जो है स्नेचर बन जाए, आप मोबाइल किसी का निकाल ले, आप पर्स किसी का निकाल ले, इसकी शिक्षा नहीं। वो भी कहीं कहीं से सीखता ही है, उसकी कल्पना नहीं करता। शिक्षा किसकी कल्पना करता है? एक अच्छे डॉक्टर बनना, एक अच्छे समाज सेवक बनना, एक अच्छे इंजीनियर बनने की। तो इसीलिए कहा जाता है शिक्षा जो है क्या कहलाता है? धनात्मक परिवर्तन की तरफ हमको ले जाता है। तो इसीलिए आपके सिलेबस में ही जोड़ा गया है एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद हमने देखिए लिखा है टर्म एक्सटेंशन ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग। ठीक है, ये जो आपका टर्म है, ये एक्सटेंशन, ये कब आया? तो कब का मतलब समय से है, टेन्योर से है। तो यहां पर देख लीजिए 1866 लिखा है। लेकिन अगर ये कभी पूछे ये कहां पर, तो ये 1866 कहां पर, कहां की बात अगर करेगा तो ध्यान रखिएगा इंग्लैंड आपको लिखना होगा, इंग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले कहां पर टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन की उपयोग कहां हुई? ठीक है, वो कहां पर हुई? 1866 में हुई। कहां पर? इंग्लैंड में हुई। लेकिन यहीं से कभी एक सवाल और पूछा जाता है, ये तो आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड में, कि सबसे पहले सिर्फ अगर ये की जाए कि एक्सटेंशन, अगर एक सवाल यही पर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर ये कभी पूछे कि सबसे पहले एक्सटेंशन शब्द, मात्र शब्द की, ध्यान रखिएगा, शब्द की बात अगर पूछे कि सबसे पहले कहां किसने किया था या कहां किया था, तो ये सबसे पहले इस शब्द का उपयोग बोरहेज ने किया था। ठीक है, शब्द एक्सटेंशन की सबसे पहले उपयोग किसने किया था? बोरहेज ने किया था। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा शब्द की। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए आपको, उसके बाद हमने लिखा है सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एक्सेप्टेड बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एक्सेप्टेड बाय कैम्ब्रिज, मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम के रूप में
किस इसको कब अडॉप्ट किया, ये क्रम बार बार पूछता है, क्योंकि एक जब बात सबसे पहले जो है आपका किसने किया था, कैम्ब्रिज ने किया, ठीक है, उसके बाद लंदन यूनिवर्सिटी ने किया था, उसके बाद ऑक्सफोर्ड। तो सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी ने इसको सिस्टम ऑफ एजुकेशन के रूप में लाया, ठीक है, कैम्ब्रिज ने, कब, 1873 में। इसी बात को देखिए यहां पर हमने थोड़ा सा इधर करके लिख दिया है, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखिएगा इन्हीं शब्दों के साथ हमने इसको लिया, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एक्सेप्टेड बाय लंदन यूनिवर्सिटी। तो लंदन यूनिवर्सिटी ने कब किया था, 1876 में किया था। यही बात जब ऑक्सफोर्ड की आई, सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन एक्सेप्टेड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको कब अपनाया या अधिकृत किया, 1878 में किया था, ठीक है, कब किया था, 1878 में किया था। उसके बाद है यहां पर हमने देखिए एक चीज लिखा है, फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन, ठीक है, ये बार बार कंफ्यूज करता है कि फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन किसे कहा जाता है, जेम्स स्टुअर्ट के कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जेम्स स्टुअर्ट को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, ध्यान रखिएगा यहां पर लिखा है एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रसार शिक्षा, ठीक है। तो प्रसार शिक्षा के पितामह कौन कहलाते हैं, जेपी लीगन्स कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं, जेपी लीगन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये बार बार इनका नाम आता रहता है। उसी तरह से है फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्रसार शिक्षा का पितामह या भारत में प्रसार शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, यहां पर देखिए हमने लिखा है के.एन. सिंह का लिखा है। किसका है, के.एन. सिंह का नाम आता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन जेम्स स्टुअर्ट, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन जेपी लीगन्स, फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया दैट इज के.एन. सिंह, ठीक है। इस चीज को आप एग्जैक्ट अपने नोट्स में बना लीजिएगा, और एक सवाल जहां पर भी एक्सटेंशन शब्द का आपके सिलेबस में उपयोग होगा वहां से एक सवाल आएगा। जो बच्चे एजुकेशन सिस्टम से पढ़ रहे होंगे, अगर उनकी डिपार्टमेंट एजुकेशन से जुड़ा होगा तो उनका भी यहीं से शुरुआत होती है। मतलब अगर कोई बीए कर रहा होगा, एमए कर रहा होगा, तो ये मत सोचिएगा कि इसका समावेश वहां पर नहीं होगा, क्योंकि आपके भी एजुकेशन की शुरुआत यहीं से होती है। ये आपके लिए भी उपयोगी होगी, ठीक है। उसके बाद आइए देखिए, उसके बाद है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। टाइप्स ऑफ एजुकेशन, तो टाइप्स ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, शिक्षा के प्रकार। तो शिक्षा के प्रकार में इसमें देखिए हमने लिखा है ए इनफॉर्मल एजुकेशन, बी फॉर्मल एजुकेशन और सी नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो इसको बताने से पहले मैं आपसे एक बार चाहूंगा कि देखिए यहाँ सिस्टम पे मैं सारा काम अपनी पूरी टीम के साथ करवाता रहता हूं। हमारे साथ सारे हमारे 8 टीचर हैं जो आप लोगों के बीच में विभिन्न प्रकार के वीडियो लेके आते रहते हैं। बस एक ही आप लोगों से हम अपेक्षा रखते हैं कि वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, खूब करिए, लेकिन जब चैनल पे हमारे आप रेगुलर बने हुए हैं, आप उसको देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और अन्य बच्चों तक उसको पहुंचाने में मदद करिए। क्योंकि हम लोग अगर कार्य कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि इस देश या युवा या जो भी अपना शिक्षा से लेकर के किसी भी सब्जेक्ट से लेकर अपनी करियर को बनाने के लिए प्रयासरत में है, और अगर उनके लिए ये उपयोगी सिद्ध हो रहा तो वहां तक ये पहुंचाने में आपकी भी कहीं कहीं सहभागिता होती है। इसलिए हम आप लोगों से इस बात की उम्मीद करते भी हैं कि आप इसको अन्य लोगों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करते रहते हैं तो कहीं न कहीं वो हमारे लिए एक ऊर्जा का भी काम करता है, और आपकी ये ऊर्जा हमें और कार्य करने के लिए कहीं न कहीं मोटिवेट करती है, प्रमोट करती है। और जितना ही आप हमें अवसर देंगे उतना ही हम अपने पूरी टीम के साथ इसमें अधिक से अधिक कार्य करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आइए इसको देखिए। आप हमने लिखा है टाइप्स ऑफ एजुकेशन। अब टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हमने सबसे पहले आपका लिखा है इनफॉर्मल एजुकेशन। क्या लिखा गया है, इनफॉर्मल एजुकेशन। देखिए इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। आप भी सुनते हैं फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है। फॉर्मल का मतलब औपचारिक, ठीक है, क्योंकि जब हम लोग कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो ये कहा जाता है कि फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस मतलब औपचारिक हमारा जो है वस्त्र होना चाहिए, जो वस्त्र औपचारिक है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये क्या होगा, अगर वो तो ये फॉर्मल औपचारिक है, ये क्या होगा, अनौपचारिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कौन सी इसकी, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ध्यान रखिए इसमें मात्र 2 शब्द हमने लिखा है। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब क्या लिखा हमने, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लिखा है, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या लिखा हमने, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस लिखा है। अब लाइफ लॉन्ग से अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। देखिए लाइफ लॉन्ग का मतलब होता है कि जीवन पर्यंत चले, ठीक है,
जो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा होती है उसी को क्या कहते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम लोग आज से लेकर फ्रॉम सिंस बर्थ टू डेथ, जन्म से लेकर मृत्यु तक हम इसमें क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। मतलब आज भी सीख रहे हैं, कल भी सीख रहे हैं, आगे भी हम इसमें क्या करेंगे, सीखते रहेंगे। तो ये चीजें हमारी जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कराती है। और इसको और समझने के लिए अगर मैं आपको एक उदाहरण लेना चाहूं तो दो शब्दों के साथ मैं आपको इसमें बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। एक होता है ग्रोथ और एक होता है आपका डेवलपमेंट। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि इसको समझना है। तो एक ग्रोथ है, दूसरा डेवलपमेंट है। देखिए ये शब्दों को मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हमें ये चीजें समझानी है। तो ये जो आपका ग्रोथ है ना, ग्रोथ एक समय तक होता है, चाहे जैसे हमारी हाइट बढ़नी हो, ठीक है, किसी वृक्ष की हाइट बढ़नी हो, ठीक है, या अन्य किसी की हाइट में वृद्धि हो, ठीक है, उसकी लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में जो चीजें बढ़ती है, जो फिजिकली वी कैन सी दैट, जिसको हम लोग देखते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक होती है जो दिखाई नहीं देती है, सिर्फ महसूस की जाती है, उसी को क्या कहते हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होती है, जब हम लोग चाइल्डहुड एज होते हैं तब भी हम लोग सोचने समझने की क्षमता होती है, लेकिन कितनी होती है। जब हम युवावस्था में आते हैं तब भी हमारे सोचने समझने की कुछ स्थिति होती है, शायद ज्यादा होती है, और जाते हैं तो और ज्यादा होती है। इसका मतलब हम सिंस बर्थ टू डेथ, इसमें जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखते रहते हैं और अपने आप में क्या करते रहते हैं, विकास करते रहते हैं। तो विकास वो होता है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जीवन पर्यंत हमारे में कहीं ना कहीं वो जुड़ता रहता है। इसीलिए इनफॉर्मल एजुकेशन को क्या कहा गया, ये अनौपचारिक शिक्षा को कही जाती है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली है ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, जीवन पर्यंत चलने वाली ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका दूसरा, देखिए लिखा हुआ है फॉर्मल एजुकेशन। अब देखिए फॉर्मल एजुकेशन तो आप जानते ही हैं, ठीक है, क्योंकि फॉर्मल मतलब क्या, औपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, तो जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें लिखा है हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हायरार्की ग्रेडेड। ठीक है, बस शब्द तो बहुत सारे इसमें है, किताबों में आप जाएंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपकी भावना के रूप में यहां पर उस बात को स्पष्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, हाईली इंस्टीट्यूशनल मतलब अत्यधिक संस्थागत, मतलब पूर्ण रूप से संस्थागत होगी। ठीक है, और क्या होगी, हायरार्की ग्रेडेड। हायरार्की ग्रेड मतलब पदानुक्रम में ये बटी हुई होगी, पदानुक्रम में बटी हुई है। पदानुक्रम का मतलब क्या, एक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 इस रूप में होगी। ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब देखिए इसमें कैसे है, हम लोग अपनी, जैसे हम लोग देखिए पढ़ाई कहां से शुरू करते हैं, यूकेजी एलकेजी से लेकर के हम लोग कहां तक चलते रहते हैं। ठीक है, मैट्रिकुलेशन का किया, इंटर का किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट किया, तो ये क्रमानुसार चलते हैं ना, कि ऐसा नहीं होगा कि आप कक्षा 1 पढ़ ले उसके बाद आप इंटर कर लेंगे, यह संभव नहीं है। क्योंकि जब तक कक्षा 1 आप नहीं पढ़ लेंगे और उसके एग्जाम देंगे और उसमें उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे, तब तक आगे की कक्षाओं में आप नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज होगा। ठीक है, ये बहुत ही संस्थागत होगा, पूर्ण रूप से संस्थागत होगा, और हायरार्की ग्रेडेड होगा। हायरार्की ग्रेडेड मतलब स्तरीकरण होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस रूप में ये बटी हुई होगी। जब एक का कार्य हम पूरा कर लेंगे तभी दूसरे में हम पहुंच पाएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये यही हम लोग ग्रहण ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तीसरा क्या है आपका, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इसमें देखा हमने लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड या लर्नर सेंटर। ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड या लर्नर सेंटर। देखिए ये भी इंस्टीट्यूशनलाइज होता है, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशनलाइज बनाई गई है वो किसी समस्या पर बनाई जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें हमें कोई ऑप्शंस नहीं रहता कुछ चूज कर ले। संस्था में जो चीजें है आपको उसको मानना पड़ेगा, वो सारे कार्य को पूरा करना पड़ेगा, और जब उस कार्य को पूरा करेंगे तब आपकी परीक्षा होगी और उसके बाद आपको डिग्री दी जा सकती है, उसके पहले नहीं। लेकिन यहां पर क्या होगा, इसमें ऐसी कुछ नहीं है, ये कोई दबाव में नहीं है, वो अपनी समस्या से के बारे में ही जानना चाहेगा। ठीक है, इस शिक्षा में किसके बारे में जानकारी दी जाती है, जो उसकी समस्या है। अर्थात ध्यान रखिएगा, ये किसानों के लिए,
गांव के लोगों के लिए। मतलब जब किसी किसान को, मान लीजिए या कोई गांव है, क्षेत्र है, वहां पर बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और उस बाढ़ के नियंत्रण के लिए साइंटिस्टों को काम करना है। क्या करना है, क्योंकि अगर वहां बाढ़ आ रही है तो कोई बौनी प्रजाति अगर धान की लगाएंगे तो नो डाउट उनको जो उससे कोई प्रोडक्शन नहीं मिलेगा और उसमें वो क्या आ जाएगा, किसान लॉस में चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसी वैरायटी लगानी होगी जो लॉन्ग ड्यूरेशन की भी हो, उसकी हाइट ज्यादा हो। अगर वो हाइट ज्यादा होगी तभी वहां पर वो सर्वाइव कर पाएगी। इसका मतलब वहां के किसानों की एक समस्या है कि हमें ऐसी वैरायटी के बारे में बताया जाए जिसकी हाइट ज्यादा हो रही हो, ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो भी शिक्षाएं दी जाती है, संबंधित समस्या को ध्यान में रखकर ही उसके निराकरण के लिए शिक्षा की सारी स्टेप्स तय किए जाएंगे, सारे मानक तय किए जाएंगे और उसी के आधार पर उस शिक्षा को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये शिक्षा किस पे आधारित होगा, प्रॉब्लम बेस्ड होगा। दूसरा लिखा है लर्नर सेंटर। लर्नर सेंटर मतलब क्या, जो लर्नर सीखना चाह रहा है हम उसको वही सिखाएंगे, क्योंकि इसका मतलब यहां पर हमारी चॉइस पे शिक्षा दी जाएगी, जबकि यहां पर हमारी कोई चॉइस नहीं होगी। जो संस्था चाहेगा वही शिक्षा ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर चॉइस की बात नहीं, हम यहां तो पूरी जीवन सीखते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको बार बार पूछा जाता है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, या कितने प्रकार की होती है, किसमें क्या लिखा जाता है, ये पूछी जाती है, ठीक है। इसको आप अपने नोट्स में बना लेंगे। उसके आगे के चीज को मैं आगे आपको दे रहा हूं। एक चीज हमारा छूटा हुआ है, जैसे कि यहां पे देखिए मैंने लिख दिया था, भूल गया था मैं, एक्सटेंशन इज प्रोसेस ऑफ। एक्सटेंशन किसका प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, ये किताबों में थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन इस चीज का वो उद्धरण होना बहुत है। तो एक्सटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आपको पता है सोशलाइजेशन को कहते हैं समाजीकरण, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन, प्रसार किसकी प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। प्रसार किसकी प्रक्रिया है, समाजीकरण की प्रक्रिया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे की चीज मैं आगे की स्लाइड में अब तक पहुंचा रहा हूं। हाँ, देखिए जैसा कि हमने आपको कहा कि आगे हम लोग को देखना है कि एक्सटेंशन टीचिंग क्या होता है। उसमें देखिए तो मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने लिख दिया ताकि वो आपके लिए आसानी हो। क्या में देखिए हमने लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस डेवलप बाई। तो ये जो एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है, प्रसार शिक्षा की जो प्रोसेस है वो किसने बनाया है, तो लीगन्स महोदय। ध्यान रखिएगा एक्सटेंशन में लीगन जी का बड़ा योगदान है, इसलिए इनका नाम बार बार आता है। तो लीगन जी ने जो है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस कब दिया था, 1967 में। तो इन्होंने ही जो दिया तो उसको क्या, उन्हीं के अनुसार पर कितने स्टेप, ये जो हमने लिखा है ना, स्टेप्स आर फाउंड इन एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में कितने स्टेप्स, स्टेप्स मतलब चरण, कितने चरण होते हैं, ये चीजें हम लोग को जाना है। तो ये जो चरण होते हैं देखिए आपको SOTER, इसका मतलब 5 चरण। तो लेकिन ये जो मॉडल दिया था इसी को लिखा हुआ मिलता है आपको सोटर। सोटर, ठीक है। तो इसका मतलब लेगन के अनुसार एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस में कितने स्टेप्स, अगर कभी आपसे पूछे कि कितने स्टेप्स होंगे तो ध्यान रखिएगा उसमें 5 आपको लिखना होगा, ठीक है, अगर संख्या की बात। और अगर कौन कौन होंगे तो ये देख लीजिए SOTER, यहां पर हमने उसी को कर दिया है। S मतलब सिचुएशन, O मतलब ऑब्जेक्टिव, T मतलब टीचिंग, E मतलब इवेल्युएशन और R मतलब रिकंसिडरेशन। तो इन्होंने एक बोर्ड बना दिया था। तो वो जो बोर्ड बनाया वो देखिए इस तरह का बना था, ठीक है। तो यहां पर S मतलब सिचुएशन, O मतलब ऑब्जेक्टिव, T मतलब टीचिंग, E मतलब इवेल्युएशन और R से रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या इसमें, इन्होंने ये कहा यदि आपको शिक्षा, प्रसार शिक्षा को फैलाना है और जहां पे फैलाना है वहां पर इन 5 बिंदुओं को आपको ध्यान रखना होगा। क्या, सिचुएशन मतलब वहां की परिस्थिति क्या है, मतलब वो लोग को क्या ऐसी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम को दूर करना है, मतलब वर्तमान की स्थिति क्या है, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट, वर्तमान क्या है, तो वर्तमान की स्थिति को जो है उसी को क्या कहा गया, सिचुएशन। अब मान लीजिए कहीं पर ऐसी कोई गांव है जहां पर लोगों को हम लोग ये मोटिवेट करना चाह रहे हैं कि वहां पर एक नई वैरायटी रिलीज कर ले, एडॉप्ट कर ले, रिलीज नहीं एडॉप्ट कर ले। एडॉप्ट करने का मतलब क्या है, भाई बहुत सारी जो है आधुनिक वैरायटियां लाई जा रही हैं, प्रजातियां ला रही हैं, धान गेहूं ज्वार बाजरा मक्का की लाई जा रही है। वो किसानों को इस बात के लिए मोटिवेट किया जा रहा है कि वो उसको एडॉप्ट कर ले,
ठीक है। तो एडाप्ट न करने के पहले की क्या स्थिति है ये देखना है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें लगेगा कि ये जो वर्तमान की स्थिति है वो, और अगर जो ये इसको हम अगर इम्प्लीमेंट यहां करा देंगे तो शायद दोनों में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। मतलब यहाँ पे किसान एक ट्रेडिशनल परंपरागत बीज जो ले रहे होंगे, उगा रहे होंगे अपने खेत पर, तो अगर आधुनिक नई हाई यील्डिंग वैरायटी ले लेंगे तो शायद उनकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन प्रोडक्शन कब बढ़ेगी? जब वो हाई यील्डिंग वैरायटी को अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन उसके पहले की परिस्थिति क्या है? परिस्थिति ये है जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल प्रजातियों को ले रहे हैं जिसका उत्पादन क्षमता बहुत कम है। तो जब हमने जाकर देखा तो पता चला कि यहाँ की उत्पादन क्षमता बहुत कम है वैरायटियों की। लेकिन अब यही क्या है? यही कहलाएगी वर्तमान परिस्थिति या सिचुएशन। उसके बाद है आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारा, ठीक है। उद्देश्य हमारा ये होगा कि हम यहां पर नई वैरायटी इन लोगों के बीच में एडाप्ट करवा ले जाए, ये हमारा उद्देश्य होगा। हम मतलब हमें एक नई वैरायटी यहां पर लोगों के बीच में स्वीकार कराना है, ये हमारा क्या बन गया? ऑब्जेक्टिव बन गया, उद्देश्य बन गया। अब उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें क्या करना होगा? टीचिंग। टीचिंग का अर्थ यहां से होगा कि हमें उनको बताना होगा, पढ़ाना होगा, सिखाना होगा, समझाना होगा। लेकिन कैसे, ये हमें तय करना होगा। हमें मतलब एक्सपर्ट या एक्सटेंशन वर्कर को, ठीक है। तो टीचिंग का मतलब क्या पढ़ाया जाए, कैसे बताया जाए, कैसे सिखाया जाए, ताकि वहां पर उस वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी को वो एडाप्ट कर ले, ठीक है। जब एडाप्ट कर लेंगे उसके बाद का जो कंडीशन आएगा उसको क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? देखिए यहां पर हमने लिखा है इवैल्यूएशन, ठीक है। इवैल्यूएशन का अर्थ ये है कि जो चीजें हमने पढ़ाई, लिखाई, बताई, समझाई, क्या उसका जो है मूल्यांकन यदि हम नहीं करेंगे तो हमें यह नहीं पता चलेगा कि इसका क्या इंपैक्ट आया, ठीक है। वहां पर हमें जाकर के देखना होगा कि उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में होता है रिकंसीडरेशन। री मतलब दोबारा, कंसीडर मतलब कोशिश करना, प्रयास करना। रिकंसीडर अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमें यही नहीं पता चल जा पाएगा कि यहां पर कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। कहने का अर्थ है जिन लोगों को हमने ये सारी बातें बताई थी उनके बीच में पुनः हमें जो है बने रहना होगा, क्योंकि यदि हमें बने रहना होगा, बने रहेंगे तभी जाकर उनकी समस्याओं का अंतिम निराकरण करने में हम सक्षम होंगे। तो इसी को कहते हैं एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, ठीक है, का ये लीगल मॉडल है, ठीक है। एजुकेशन प्रोसेस के ये कॉन्सेप्ट किसने ये मॉडल को दिया था? लीगल ने। इसमें कितने स्टेप होते हैं? 5। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? सोटर। सोटर को फुल फॉर्म क्या होता है? सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, टीचिंग, इवैल्यूएशन और रिकंसीडरेशन। उसके बाद है आपने देखा लिखा है यहां पर स्टेप्स इन एक्सटेंशन टीचिंग। तो स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग इन्होंने दिया था विल्सन एंड गैलप ने। एक्सटेंशन टीचिंग मेथड किसने दिया था? विल्सन एंड गैलप ने। तो विल्सन और गैलप के अनुसार एक्सटेंशन टीचिंग में कितने स्टेप्स होते हैं बार बार पूछता है। तो यहां पर देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब विल्सन एंड गैलप के अनुसार एक्सटेंशन टीचिंग में कुल कितने वो होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। इसी को आप लोग कहते हैं एडकास। यही बार बार पूछा, ठीक है। तो कभी कभी क्या करता है, इसी को सीरीज में दे देता है कि करेक्ट सीरीज को जो है पहचानिए या चुनिए। तो सवाल बना के दे देगा कि इसमें से कौन सी सीरीज है एडकास के लिए या विल्सन गैलप के अनुसार एक्सटेंशन टीचिंग की करेक्ट सीरीज है। तो करेक्ट सीरीज में AIDCAS ऐसा ही होता है। अगर इसमें से एक भी इधर से उधर है इसका मतलब वो सीरीज सही नहीं है। तो लेकिन इसमें क्या क्या है देखिए, सबसे पहले कह रहा है अटेंशन। अटेंशन मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्यान आकर्षण। अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षण। मतलब अगर किसी को पढ़ाना है तो सबसे पहले उसके अटेंशन, उसको ध्यान आकर्षण करिए, ठीक है। मतलब एक पॉइंट पर उसका दिमाग स्थिर हो जाए, मतलब अट्रैक्ट हम कर ले कि वो हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। उसका सारा अटेंशन किसके प्रति हो जाए? हमारे प्रति हो जाए। जब उसका अटेंशन हमारे प्रति हो जाएगा इसका मतलब वो हमारी बात को पूर्ण रूप से सुन पाएगा। क्योंकि किसी को बहुत अच्छा विद्वान बनने के लिए एक बहुत अच्छा लिसनर बनना आवश्यक होता है। जो एक अच्छा लिसनर बन जाता है वही एक अच्छा विद्वान भी बन पाता है, ठीक है। इसका मतलब किसी चीज को सुने या देखे या जानना चाहे तो पूरी अटेंशन अपना वहां पर लगाना चाहिए, ठीक है। उसका बाद है इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, किसी के प्रति इच्छा, ठीक है, किसी को पाने की, ठीक है। तो अगर किसी को जानने के लिए हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा, हम उसके प्रति जागरूक नहीं होंगे तो भी हम उसको नहीं जाएंगे। क्योंकि इंटरेस्ट जिसमें जितना जागता है उसको पाने के लिए हम उतने परेशान होते हैं। इसका मतलब किसी को ऐसी चीज उसमें बताई जाए ताकि उसका उसमें इंटरेस्ट जागृत हो जाए,
ठीक है, मतलब उसको जानने के लिए वो उत्सुक हो जाए, क्योंकि इंटरेस्ट मतलब क्या होती है, उत्सुकता होती है। जब उसके प्रति वो उत्सुक हो जाएगा, इसका मतलब वो जानने के लिए प्रयास करेगा। उसके बाद है आपका डिजायर। डिजायर मतलब क्या होता है, इच्छा। ठीक है, और देखिए डिजायर होने के सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, अन्य राजनीतिक या राजनीतिक कारण भी होते हैं। ठीक है, जब किसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों की वजह से जब हमारे अंदर किसी कोई कमी महसूस होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिजायर कहते हैं या इच्छा कहते हैं। मतलब लैक ऑफ समथिंग ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डिफिशियंसी। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारणों से उत्पन्न हुए परिस्थिति को ही क्या कहते हैं, डिजायर कहते हैं। और डिजायर हमेशा पूर्ण होकर, जैसे ही एक डिजायर पूर्ण होती है, दूसरी डिजायर स्वतः उत्पन्न होती है। कहने का मतलब मानव कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता है, ऐसी ये साइकोलॉजिकल ये प्रक्रिया है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही एक चीज हमारी पूरी होगी, दूसरी स्वतः जागृत हो जाएगी। अब डिजायर कहां से उत्पन्न होती है, इसकी एक परिस्थिति मैं बता दे रहा हूं। जैसे हम लोग छात्र हैं, कॉलेज में जाते हैं, पढ़ते हैं, वहीं पर अगर हमारा कोई दोस्त एक बाइक लेके आ जाए या 4 व्हीलर लेके आ जाए और वो मेरे पास ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आता है कि ये मेरे पास नहीं है। अब नहीं है और इसके पास है, इसके है और नहीं के बीच में ये कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। वही जो है और ना के बीच में कमी दिखाई दे रही है, वही स्थिति को क्या कहते हैं, डिजायर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास था नहीं, लेकिन किसी को देखा तो उसकी वजह से हमारे में वो कमी क्या होने लगी, महसूस होने लगी। और वही जो कमी महसूस हो रही है, उसी को क्या कहते हैं, डिजायर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए लिखा है कन्विक्शन। कन्विक्शन का मतलब होता है कन्विक्ट, मतलब मान लेना या उसको अपना लेना या धारण कर लेना या उसके अनुसार चलने लगना। ठीक है, तो कन्विक्शन का मतलब क्या होता है, उसको अपनाना। उसके बाद है एक्शन। एक्शन क्या होता है, क्रिया। और क्रिया क्या, जब कोई कार्य की एक प्रक्रिया, जो प्रोसीजर या प्रक्रिया होती है, जो एक रूपरेखा हम तय करते हैं, जब उसी रूपरेखा को लागू करना, किसी रूपरेखा को लागू करना ही क्या कहलाती है, क्रिया कहलाती है या एक्शन कहलाती है। उसके बाद एक्शन के बाद है क्या है, सेटिस्फेक्शन है। सेटिस्फेक्शन मतलब संतुष्टिकर। ठीक है, जब हमको सारे कार्य कर देंगे, यदि रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो कहीं ना कहीं हमें उसमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो जाता है। सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है क्रिया का पूर्ण होना। तो ये देखिए हमने जो आपको बताया वो एक्सटेंशन के संबंधित चीजें ये थी। एक्सटेंशन के ये इसी में से जब भी आप जाकर के पेपर उठा के देखिएगा, अगर एक्सटेंशन एजुकेशन, क्योंकि आपके किताब में चैप्टर है ये, अगर एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करेगा तो ध्यान रखिएगा, इन्हीं में से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और इन्हीं चीजों को आपको जानना होगा। इसको हमने आपके समक्ष हिंदी में भी बोला है, इंग्लिश में भी बोला है। आप चाहे इसका नोट हिंदी में बना लीजिए, चाहे इंग्लिश में बना लीजिए, लेकिन इसको अपनी कॉपी में नोट बनाइएगा, क्योंकि जब भी एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे तो यहीं से आएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। क्योंकि बहुत सालों से मैं ऐसा काम कर रहा हूं और बच्चे इससे लाभान्वित होते चले जा रहे हैं। तो ये आपका पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन का एक लेक्चर था, जिसको आप लोग के लिए हमने डिमांड भी था और हमने इसको पूरा किया। तो इसको अब आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और लोगों तक पहुंचाने में मदद भी करिएगा। आगे हम इस तरह के बहुत सारे वीडियो इसके हम पूरा एक आपको प्लेलिस्ट बना करके और बहुत सारे वीडियो दे दूंगा, और जो पूरे आपके कोर्स के लिए आवश्यक है सारे का सारा उसी में हम समाहित कर देंगे। तब तक इसको आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।